हेलो स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th अकाउंटेंसी के लिए चैप्टर 1 है आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सबसे पहली बात, आपका जो 11th क्लास में फर्स्ट टाइम अकाउंटेंसी पढ़ते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है ना कुछ बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए। और ये बेसिक टर्म्स पता होने के साथ साथ ये जो आपका कुछ स्टार्टिंग के जो चैप्टर है ना उससे आपका थ्योरी जो आपका थ्योरी क्वेश्चंस भी है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको जो है ये चैप्टर को समझना भी एक एक चीज़ को, क्योंकि इससे आपको जो है आगे आने वाले चैप्टर में हेल्प मिलेगा। और साथ ही ये आपके जो है एग्जाम में भी डायरेक्टली आएगा। जो कुछ अकाउंटेंसी का जो एग्जाम होगा उसके अंदर थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन होगा, बाकी न्यूमेरिकल होगा। तो ये जो आपके शुरू के 4 से 5 चैप्टर है ना उसके अंदर से आपसे जो है ये थ्योरी का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि क्या है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। Accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner transactions and events which are of financial character and interpreting the result thereof. सिंपल सी बात है, अकाउंटिंग एक ऐसी चीज़ है जो हर एक चीज़ जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब जिसका रिलेशन पैसे से है। पैसे से आपने कुछ भी चीज़ खरीदा, कुछ भी चीज़ बेचा, कोई भी ट्रांजैक्शन किया, कुछ भी इवेंट हुआ, जो भी फाइनेंशियल कैरेक्टर का है उसको हम रिकॉर्डिंग करते हैं। उसके बाद उसको क्लासीफाइंग करते हैं और बाद में ऐसे समराइज करते हैं बैलेंस शीट बनाकर। तो और उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है उसको हम इंटरप्रेट करते हैं। तो यही आपका टोटल अकाउंटिंग है। पूरा का पूरा जो है आप इसमें पैसे से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं इसी के ऊपर हमारा पूरा काम होता है। अब नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग रखने का या फिर अकाउंटिंग का मेन मकसद क्या है, क्यों अकाउंटिंग इतना इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट इज टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अगर रिकॉर्ड को हमें सिस्टमेटिक तरीके से रखना है तो उसके लिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, वरना तो आप कुछ भी डाटा इधर लिख दोगे उधर लिख दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अकाउंटिंग जो है बहुत ही बेहतरीन चीज़ है जिससे हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रख सकते हैं। Accounting is done to keep a systematic record of financial transaction. In the absence of accounting, there would have been terrific burden on human memory, which is the most cases would have been impossible to bear. अगर अकाउंटिंग नहीं बनाएंगे तो उससे क्या होगा, ह्यूमन मेमोरी, ऑफ कोर्स कोई भी इंसान इतना ज़्यादा याद नहीं रख सकता है, उसके ऊपर एक टेरिफिक बर्डन हो जाएगा और जो कि इम्पॉसिबल है। कोई भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई भी चीज़ इंसान कितना याद रखेगा, जबकि अगर हम एक बार अकाउंट पे प्रिपेयर कर लेते हैं तो हम उससे सालों साल की जो चीज़ें हैं, सालों साल का जो डाटा है उसको हम चेक कर सकते हैं। Second is to ascertain the operational profit or loss. Accounting helps in ascertaining the net profit earned or loss suffered on account of carrying the business. Accounting से हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिट कर रहा है, कितना लॉस कर रहा है। This is done by keeping a proper record of revenue and expenses of the particular period. एक particular period जो कि जो है 1 ईयर का ये लेके चलते हैं, तो वो आपका जो है अकाउंटिंग ईयर जो है उसके अकॉर्डिंग वो लेके चलते हैं। तो उसमें क्या प्रॉपर रिकॉर्ड किया जाता है कितना हमारा खर्चा हो रहा है, कितना हमारी अर्निंग हो रही है। फिर उन दोनों का डिफरेंस निकाल के पता कर लेते हैं कि हमारी कंपनी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितना प्रॉफिट अर्न करी या फिर कितना लॉस सहना पड़ रहा है। Next is to ascertain the financial position of the business. The balance sheet is the statement of assets and liabilities of the business. जब आप अकाउंटिंग को थोड़ा सा और आगे पढ़ोगे ना तो पहले जनरल एंट्री करोगे, फिर लेजर बनाओगे, उसके बाद जो है ना उसके बाद आप सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट से किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल जाता है, जिसके अंदर सारी असेट्स को एक तरफ और सारी लाइबिलिटीज़ को एक तरफ रखा जाता है। और जिससे एक ये चीज़ पता चल जाता है कि किसी भी बिजनेस ना किस फाइनेंशियल हेल्थ में चल रहा है, वो आगे जाकर कितना ग्रो करेगा, कितना नहीं करेगा, वो सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती है, बैलेंस शीट से। और बैलेंस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज to facilitate rational decision making. Accounting these days have taken upon itself the task of collection, analysis and reporting of information at the required point of time to the required level of authority in order to facilitate rational decision making. अब डेफिनेटली आपकी जो है अकाउंटिंग आपने बना लिया, आपको पता चल गया प्रॉफिट लॉस क्या है, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन किस तरीके से, आपने रिकॉर्ड भी बना लिया। तो उसे हम क्या करते हैं, उसको सारा कलेक्शन कर लिया, उसके बाद हम उसे एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम उसके ऊपर जो है एक सही डिसीजन में पहुंचेंगे कि हाँ अब हमें जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करना चाहिए। तो ये आपके 3-4 जो है आपके ये ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव्स की सिर्फ हेडिंग आप याद कर लेना, बाकी अंदर का तो आप डिफाइन खुद ही कर लोगे। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या एडवांटेज है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच इज़ यूजफुल टू मैनेजमेंट फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन।
ओके, समझ में आ रहा होगा। इट हेल्प्स ओनर्स टू कंपेयर वन ईयर्स रिजल्ट विद दोज ऑफ अदर ईयर्स टू लोकेट द फैक्टर्स विच लीड टू चेंजेस। इससे मतलब हम क्या कर सकते हैं ना, एक साल के रिजल्ट को दूसरे रिजल्ट से कंपेयर भी कर सकते हैं, और जिसके मतलब कि मान लीजिए फर्स्ट ईयर हमारा बिजनेस चल रहा था वो लॉस में था, सेकेंड ईयर हमारा प्रॉफिट में है, तो ऐसा हमने क्या चेंज किया जिसकी वजह से ये प्रॉफिट में गया, ठीक है ना, ये चीज़ें हमें उससे पता चल जाता है। It provides information about the financial position of the business by means of balance sheet, which shows assets on one side and capital and liabilities on the other side. Next, it helps in keeping systematic and complete record of business transaction in books of account according to specified principle and rules which is accepted by the courts as evidence। मतलब एक सिस्टमेटिक और कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाता है बिजनेस ट्रांजेक्शन का, और जो कि जिसके लिए एक स्पेसिफाइड प्रिंसिपल है, रूल्स है, और जो कि कोर्ट ऑफ लॉ जो है एज ए एविडेंस की तरह उसको एक्सेप्ट करता है। तो हम बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको एज ए एविडेंस भी हम उसे दिखा सकते हैं। अब नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में अगर इतना सारा एडवांटेज है तो कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होंगी, कुछ ना कुछ कमियां भी हैं। इट कंटेन्स ओनली दोज इन्फॉर्मेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जब हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी उसी टाइम हमने क्या पढ़ा कि जो भी मनी रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना उसको हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग में करते हैं। तो इसका मतलब ये सिर्फ उन्हीं इन्फॉर्मेशन को रखता है जिसको हम इन टर्म्स ऑफ मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स सच एज एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी कैसी है, स्टाफ की क्वालिटी कैसी है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसा है, ये सब जो सारी क्वालिटेटिव एलिमेंट्स है इसको अकाउंटिंग पूरी तरीके से इग्नोर करता है, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट, it may be affected by window dressing, manipulation in accounts to present a more favorable position of business firm than its actual position। ये क्या होता है, मतलब कई बार अफेक्ट हो जाता है जबकि अकाउंट्स में मैनिपुलेशन कर देते हैं। कई बार जो सीए को पैसा वैसा देके क्या करते हैं, पूरा अकाउंट्स में चेंज कर देते हैं और बिजनेस को इस तरीके से दिखाते हैं जैसे कि बिजनेस बहुत ही अच्छे कंडीशन में, बट एक्चुअली में वो चल नहीं रहा होता है। तो ये जो चीज़ है इससे भी अकाउंटिंग का थोड़ा सा जो है एक लिमिटेशन मान के चलते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग को एज एविडेंस सब लोग ये मान के चलते हैं कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब अकाउंट्स में मैनिपुलेशन हो जाता है, जब कंपनी और सीए दोनों मिलके जब खेला कर देते हैं, तब इस कंडीशन में क्या होता है कि अकाउंटिंग वो सही चीज़ जो उसको प्रेजेंट करना चाहिए वो प्रेजेंट नहीं कर पाता। नेक्स्ट इज इट इज़ बेस्ड ऑन द वेरियस कंसेप्ट एंड कन्वेंशन विच में hamper the disclosure of realistic financial position of business firm. For example, assets and balance sheet are shown at their cost and not at their market value। मतलब कि अकाउंटिंग में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स है, कुछ ऐसे कन्वेंशन है जिससे ना किसी बिजनेस का रियल फाइनेंशियल पोजीशन निकल कर नहीं आता। लाइक जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना तो हम उसका असेट्स जो है हमेशा उसकी कॉस्ट प्राइस पे लिखते हैं, लेकिन जब हमने उसको ख़रीदा था और अब उसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू दोनों तो अलग अलग होंगे ना, लेकिन क्या है उसको जो उसकी वजह से भी हम जो है किसी बिजनेस का रियल पोजीशन नहीं देख पाते हैं। तो ये 2-3 लिमिटेशन है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग आपका क्या है, एक बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग इज द रिकॉर्ड मेकिंग फेस ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स रिलेटिंग टू बिजनेस इन अ सिग्निफिकेंट एंड ऑर्डरली मैनर। बुक कीपिंग सिंपल है ना, रिकॉर्ड बनाना कि आपका जो है मेनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जैसे हम सुबह से हमने रॉ मटेरियल ख़रीदा, उसके बाद हमने ट्रांसपोर्टेशन पे पैसा खर्च किया, उसके बाद हमने क्या किया, अब हमने अपना थोड़ा सा सामान बेच दिया, मशीनरी खरीद ली, ठीक है ना, बैंक में पैसा जमा कर दिया या फिर बैंक से निकाल लिया, तो सारी की सारी चीज़ें जो है ना हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने का जो सिंपल है ना कि हम रिकॉर्ड कर देते हैं बिजनेस में जितनी चीज़ें ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, उसको हमने क्या किया, सिस्टमेटिक तरीके से एक रिकॉर्ड बना लिया एक ऑर्डरली मैनर में, तो उसे हम बुक कीपिंग कहते हैं। लेकिन जहाँ से बुक कीपिंग खत्म होता है ना वहीं से अकाउंटिंग शुरू होता है, क्योंकि शुरू में आपको डेफिनेटली आपको क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, उसके बाद ही जर्नल एंट्री करोगे, उसके बाद ही आप आगे लेजर अकाउंट बनाओगे, उसके बाद ही आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार जो है आपसे कभी ना कभी पूछ ही लेते हैं। बुक कीपिंग इट इज़ द रिकॉर्डिंग फेस ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम का जो रिकॉर्डिंग फेस है वो बुक कीपिंग है, और ये जो आपका अकाउंटिंग सिस्टम का एक समराइजिंग फेस है, जब हम हर चीज़ को समराइज करके दिखा देते हैं। इट इज़ प्राइमरी स्टेज एंड बेसिस फॉर अकाउंटिंग। ये एक सबसे प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग को बेसिस जो है यही प्रोवाइड करता है। इट इज़ द सेकेंडरी स्टेज विच बिगिंस, जो कि तब शुरू होता है जहाँ बुक कीपिंग खत्म होता है, वहीं से अकाउंटिंग शुरू होता है।
इट इज़ रूटीन इन नेचर एंड डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल और नॉलेज। ये मतलब एक इस तरीके से रूटीन की नेचर का है जिसके लिए कोई स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको ये नोट डाउन करना है कि कंपनी में सुबह से कितने ट्रांजेक्शन हुए, कितने इवेंट्स हुए, लाइन से उसे लिख देना है, जिसके लिए उसको कोई स्किल स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं है, सिंपली उसे लिख देना है। बट अकाउंटिंग इज एनालिटिकल इन नेचर एंड रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल, उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और वो एक जो बंदा पूरा उसको अकाउंटिंग का नॉलेज होगा वही जो है अकाउंटिंग को कर सकता है। इट डज नॉट गिव द कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस, ये कंप्लीट पिक्चर दे ही नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर आप कितना डाटा आप पढ़ते थोड़ी ना रहोगे पूरे दिन, लेकिन अकाउंटिंग क्या एक कंप्लीट पिक्चर दे देता है फाइनेंशियल कंडीशन का किसी भी बिजनेस यूनिट का। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की कौन कौन से क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 4 के 4 पॉइंट आपको अच्छी तरीके से लर्न होने चाहिए। फर्स्ट इज रिलायबिलिटी। द फर्स्ट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज रिलायबिलिटी, मतलब जिसपे हम भरोसा कर सकें। रिलायबिलिटी मीन्स द यूजर मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन। इट इज बिलीव दैट रिलायबल इंफॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम एरर एंड बाइस एंड फेथफुली रिप्रेजेंट व्हाट इट मीन्स टू रिप्रेजेंट। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि जो जितनी भी इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया है वो सारा का सारा क्या है, कोई उसमें कोई भी गलती नहीं है और उसको बहुत ही फेथफुली तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है जैसा कि उसे रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट क्वालिटेटिव क्या है, रिलायबिलिटी। सेकेंड है आपका रिलेवेंस। Second qualitative characteristics of accounting information is relevance. It is believed that a relevant information must be available in time, must help in prediction and feedback, and must influence the decision of users in a positive manner. मतलब हम इसके रिलेवेंस के अकॉर्डिंग ये मान के चलते हैं, ये बिलीव करते हैं कि एक रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए टाइम पे, जिससे कि हम प्रेडिक्शन कर सकें कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन कैसा चलेगा या क्या है, या फीडबैक देख सकें, या फिर जो भी चीज़ें हैं उसे हम पॉजिटिव मैनर में डिसीजन उसका लिया जा सके। नेक्स्ट है अंडरस्टेबिलिटी। अंडरस्टेबिलिटी जो आपका थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का। इट मीन्स डिसीजन मेकर्स मस्ट इंटरप्रेट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन द सेम सेंस एट इट इज़ प्रिपेयर्ड एंड कन्वेड टू देम। मतलब आप ऐसा अकाउंटिंग प्रिपेयर करो जिससे कि पब्लिक आसानी से समझ जाए। ऐसा नहीं आपने घुमा फिरा के कुछ और तरीके से प्रेजेंट किया, पब्लिक तो समझ ही नहीं पा रही, तो इसलिए उसमें अंडरस्टेबिलिटी भी ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट कंपेरेबिलिटी। लास्ट जो है आपका क्या है, कंपेरेबिलिटी। इट इज़ बिलीव दैट इट इज़ नॉट सफिशिएंट दैट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज रिलेवेंट and reliable at a particular time in a particular circumstances for a particular reporting and entity। मतलब इस तरीके से हम मतलब कि ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है ना इस तरीके से होना चाहिए कि हम जो है ना किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर कर सकें, या फिर किसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पिछले साल, इस साल या 2-4 साल पहले का, उससे भी हम कंपेयर कर सकें, इस तरीके का होना चाहिए। अब उसके बाद बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है जो कि डेफिनेटली आप अभी क्लास 11th में गए होंगे तो कुछ चीज़ें शायद आपको नहीं पता हो, कुछ स्टूडेंट ने पहले भी सीख लिया होगा, तो इस चीज़ को जो है ना ज़रूर पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, पूंजी। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म। जो भी कंपनी का ओनर है, जो भी उस फर्म का ओनर है, उसने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है ना उसी को हम कैपिटल कहते हैं, जो कि वो किस फॉर्म में ला सकता है, कैश की फॉर्म में ला सकता है या फिर असेट्स की फॉर्म में ला सकता है। नेक्स्ट ड्राइंग। ड्राइंग इज जस्ट अपोजिट टू कैपिटल। मनी और गुड्स और बोथ विड्रॉन बाय ओनर फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस से क्या किया, पैसा या फिर कोई सामान ले लिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए परचेज ऑफ कार फॉर वाइफ बाय विड्रॉइंग मनी फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस से पैसा निकाल कर उसने क्या किया, एक कार खरीद लिया अपनी वाइफ के लिए, तो वो क्या हुआ, बिजनेस से पैसा निकल गया, तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। नेक्स्ट असेट्स, तो आपको पता ही एक है, असेट्स आर वैल्यूएबल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज यूजफुल इन इट्स ऑपरेशन। बेसिकली असेट्स क्या है, एक इकोनॉमिक या फिर वैल्यूएबल रिसोर्सेज है जो कि डे टू डे ऑपरेशंस के लिए ज़रूरी है। इसको लेकिन हम क्लासीफाई करते हैं 2 पार्ट्स में, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। और नॉन करंट को भी दोबारा से टेंजिबल एंड इंटेंजिबल में करते हैं। तो करंट एसेट्स के अंदर क्या है, करंट एसेट्स आपकी वो एसेट्स हैं जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं और इसको हम 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके अंदर डेटर्स हो गए, स्टॉक हो गए, डेटर्स क्रेडिटर्स भी पढ़ेंगे अभी। अब सेकेंड क्या है आपका, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो कि लंबे टाइम के लिए होते हैं और जो बिजनेस ऑपरेशन के लिए वो ज़रूरी होता है, लाइक लैंड हो गया, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारे के सारे जो हैं वो नॉन करंट एसेट्स के अंदर हो गए।
नॉन करेंट एसेट्स को दोबारा से दो पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज टेंजिबल एसेट्स एंड सेकेंड इज intangible assets. Tangible assets are those assets which have physical existence. नाम से पता चल रहा है ऐसा assets जिसको हम फिजिकली देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं. एग्जाम्पल में फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, जमीन और लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, तो इसको क्या हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. लेकिन कुछ assets ऐसे भी होते हैं जो कि इनटेंजिबल होते हैं, उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन ये ऑपरेशन के टाइम पे हम फील कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक गुडविल बन जाना, कि कोई भी कंपनी जब लंबे टाइम तक चलती है, उसका प्रोडक्ट अच्छा होता है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, तो वो क्या करती है, एक गुडविल बना लेती है. गुडविल बनाने के बाद जो है उसको कोई भी कस्टमर आंख बंद करके उस चीज़ को खरीद सकता है. या फिर किसी चीज़ को बनाया, उसका पेटेंट ले लिया, तो पेटेंट ले लिया तो उस प्रोडक्ट को कोई और बना नहीं सकता, तो वो भी लेकिन हमारे लिए एक असेट्स की तरह काम करता है. हमने ट्रेडमार्क करवा लिया. तो ये सारे के सारे 2-3 एग्जाम्पल इंटेंजिबल असेट्स का आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आपसे पूछ लेते हैं. गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया. अब नेक्स्ट है लाइबिलिटीज. लाइबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस और डेब्ट्स दैट आर एंटरप्राइज हैज टू पे आफ्टर सम टाइम इन फ्यूचर. लाइबिलिटीज एक जिम्मेदारी है, एक कर्जा है जो कि बिजनेस एंटरप्राइज को कुछ समय बाद पे करना पड़ेगा. ठीक है ना. तो लाइबिलिटीज मतलब सिंपल सी बात ये कर लो, हमने किसी से उधार ले रखा है. अब लाइबिलिटीज को भी दो भाग में हम डिवाइड करते हैं, करेंट और नॉन करेंट. करेंट लाइबिलिटीज आर ऑब्लिगेशन और डेट्स दैट आर पेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो 1 साल के अंदर अंदर हमें पे करना पड़ेगा. लाइक क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए. और नेक्स्ट है नॉन करेंट लाइबिलिटीज़. वो होते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, 1 साल के बाद जो है पेमेंट होता है. बैंक लोन हो गया, डिवेंचर्स हो गए, तो ये जो है काफ़ी लंबा वक्त होता है जिसमें हम इसको पेमेंट करते हैं. अब नेक्स्ट आपके कुछ और टर्म्स देख लेते हैं. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसा एक्सपेंडिचर होता है? These are certain expenditure which are revenue in nature. मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि जिसका नेचर कैसा होता है, रेवेन्यू टाइप होता है, बट बेनिफिट ऑफ विच इज़ डिराइव्ड ओवर नंबर ऑफ ईयर्स. लेकिन उसका बेनिफिट कब मिलेगा? ओवर नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कई सालों तक मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा. लाइक हमने कोई कंपनी खोली और उस पर क्या किया, कोई नया प्रोडक्ट लाया और उसमें हमने बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंडिचर कर दिया. अब एडवर्टाइजमेंट पे जो खर्चा कर दिया, अभी मुझे क्या लग रहा है कि खर्चा हो गया, लेकिन वही एडवर्टाइजमेंट मुझे क्या करेगा, लंबे समय तक मेरे प्रोडक्ट को बेचवाएगा, जिसकी बाद हो क्या होगा, मुझे रेवेन्यू होगा. तो उस टाइप के एक्सपेंडिचर होता है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट गुड्स है. द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें बिजनेस डील करता है उसी को गुड्स कहते हैं. द आइटम दैट आर परचेज फॉर द पर्पज. एक कोई ऐसा आइटम जो कि हमने खरीदा, कोई कंपनी ने खरीदा, किस पर्पज से, रीसेल के लिए, तो उसको हम गुड्स कहते हैं. और रॉ मटेरियल जो होता है, रॉ मटेरियल को लेकर हम कोई नई चीज़ बनाते हैं, लेकिन गुड्स हमने खरीदा, दूसरे को बेच दिया, वो आपका गुड्स है. डेटर्स और क्रेडिटर्स, इन दोनों को बहुत ही केयरफुली करोगे, कई बार स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं. Debtors are persons or other entities to whom business has sold and services on credit. डेटर्स मतलब वो बंदा है या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अपना बिजनेस, मान लीजिए मेरी कंपनी है, मैंने क्या किया, कोई सामान किसी और कंपनी को या फिर किसी और इंसान को बेचा, लेकिन किस पे बेचा, उधारी पे बेचा, अमाउंट मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो वो हमारे क्या होंगे, डेटर्स होंगे. इस बात का ध्यान रखना. डेटर्स का मतलब है कि हमने उधारी पे बेच रखा है, वो मुझे पैसा देगा, तो वो कंपनी के लिए क्या होता है, असेट्स होता है, क्योंकि पैसा हमारे पास आने वाला है, तो डेटर्स होते हैं. सेकेंड उसी का अपोजिट क्रेडिटर्स. हमारा बिजनेस है, हमने क्या किया, कोई रॉ मटेरियल कुछ भी चीज़ है उसको हमने उधारी पे ख़रीदा, अभी हमने अमाउंट जो है पे नहीं किया है उस पर्सन को या फिर उस एंटिटीज़ को, तो हम जो, तो वो हमारे क्या हो कहलाएंगे, वो हमारे क्रेडिटर कहलाएंगे, क्योंकि हमें उन्हें जो है 1 साल के अंदर अंदर पैसा देना पड़ेगा. और ये जो होते हैं वो बिज़नेस के क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं, जिम्मेदारी होती है, उसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा. उसी तरीके से बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल है. बिल्स रिसीवेबल इज एन अकाउंटिंग टर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी आप एक टॉपिक पढ़ोगे, तो बिल्स रिसीवेबल का है आपका एक अकाउंटिंग टर्म है. अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ बिल रिसीवेबल फॉर सेलर एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल. जब हम उधारी पे सेल करते हैं ना, तो हमें क्या मिल जाता है, बिल्स रिसीवेबल. बिल्स रिसीवेबल मतलब एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे लिखा रहता है कि हाँ इतना अमाउंट ना आपको पर्टिकुलर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद जो है आपको पेमेंट हो जाएगा, तो और वो गारंटी के साथ पेबल भी हो जाता है. ठीक है, तो वो आपका बिल्स रिसीवेबल है. नेक्स्ट है बिल्स पेबल. बिल्स पेबल जो है आपका
फॉर परचेजर एट टाइम ऑफ क्रेडिट परचेज, ये परचेजर के लिए काम करता है। जो जब हम उधारी पे परचेज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्स पेबल देना पड़ेगा, ताकि जो है मतलब कि एक बंदा परचेज कर रहा है, दूसरा बंदा सेल कर रहा है, तो जो बिल्स हम परचेज कर रहे हैं तो वो मेरे लिए बिल्स पेबल है, जो कि मैं बिल्स पे करूँगी। जो बंदा बेचा है तो वो बिल रिसीवेबल होगा, तो वो क्या करेगा। तो इस तरीके से आप जो है इतने टर्म्स को याद रखेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अब तक वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी जिन्होंने भी कॉमर्स स्ट्रीम को चूज़ किया है। बाकी जो है चैनल पे जो बच्चे नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर देंगे।